गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम बेस थ्योरम करेंगे। बेस थ्योरम क्या होती है? बेस थ्योरम हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले तो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्या है? एप्लीकेशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन है, ठीक है। बेस थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास एक प्रायर प्रोबेबिलिटी गिवन हो, मतलब कि हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्रोबेबिलिटी हम जिसको बोलते हैं वो गिवन है, ठीक है। कोई एक इवेंट है जिसकी हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम क्या निकालते हैं? कोई न्यू इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन किसकी हेल्प से? बेस एप्लीकेशन की हेल्प से न्यू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, जो हमें क्या देती है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी देती है। जो क्या देती है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ही क्या है कि हमारे पास कोई प्रायर प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, उस प्रायर प्रोबेबिलिटी पे हम बेस थ्योरम की एप्लीकेशन लगा के क्या करते हैं? नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उस नई इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मिलती है। मतलब कि हमारे पास अगर कुछ गिवन है उसको यूज़ करके हम कुछ नया फाइंड आउट करें, ठीक है, वो होता है हमारा बेस थ्योरम। तो यहाँ आ गया प्रायर प्रोबेबिलिटी, वहाँ से हमने न्यू इन्फॉर्मेशन निकाली, फिर उस पर एप्लीकेशन लगाई बेस थ्योरम की, फिर उसको वहाँ से हमें क्या मिल गया? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इवेंट लेते हैं, हमारे पास 3 इवेंट हैं, ये हो गया A1, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया, ठीक है। ये A1, A2, A3 ये हमारे प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रायर इन्फॉर्मेशन है मतलब, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई B इवेंट वो कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे ये B जो इवेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये B किन में है? ये A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है। तो B कैसे कैसे है? देखो B1 है, जो हमारा B है वो A1 इंटरसेक्शन B भी है, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट B के साथ ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है ना A1 का, तो ये B जो आएगा वो A1 इंटरसेक्शन B आएगा, ठीक है। दूसरा अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालते हैं तो ये आ गया, ठीक है। तो दूसरा देखो ये इसके साथ भी है तो ये क्या आ जाएगा? A2 इंटरसेक्शन B, ठीक है। और ये इसके साथ भी है A3 इंटरसेक्शन B, है ना। ये तीनों में इंक्लूडेड है, A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है। कैसे? इंटरसेक्शन की फॉर्म में। तो अगर हमें निकालनी हो B की प्रोबेबिलिटी वो क्या आएगी? इन तीनों का सम आ जाएगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी थी A1, A2, A3, जिनको यूज़ करके हमने किसकी निकाली? पोस्टीरियर B की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? बेस थ्योरम की एप्लीकेशन होगी। अब बेस थ्योरम देखो, बेस थ्योरम क्या कहती है? इफ़ E1, E2, En आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ EI नॉट इक्वल टू 0, then for any arbitrary event A which is subset of union of I from 1 to n EI such that probability of A greater than 0, then we have probability of EI condition A equal to probability of EI into probability of A condition EI upon summation I from 1 to n probability of EI condition into probability of A condition EI, और ये हमारा होता है probability of A के। तो हमें प्रूव करना है। अब आपको पता है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट या फिर हम जिसको एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं वो क्या होते हैं? जो वो इवेंट जिसमें अक्रेंस किसी एक इवेंट की अक्रेंस ऑफ एन इवेंट क्या करे? नेग्लेक्ट करे या प्रीक्लूड करे, ऑफ एन इवेंट प्रीक्लूड और नेग्लेक्ट द occurrence of other event,
ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट होता है। जैसे कि अगर हम कोई कॉइन है उसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल आ सकता है। तो हमें नहीं पता, अगर हमने कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हमारे पास आ गया हेड, तो हमें नहीं पता कि हम सेकंड टाइम उसको टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास टेल आएगा या हेड आएगा। तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अगर हमारा हेड अक्कर हुआ है तो वो नेग्लेक्ट करेगा अकरेंस ऑफ टेल को, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों इवेंट एक साथ अक्कर हो जाएंगे कि एक बार हेड आया एक बार टेल आया, तो हमें नहीं पता होता, तो वो हो गया हमारा म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, सिंस ए कंटेन्ड इन यूनियन आई फ्रॉम 1 to EI, ए हमारा इसमें है इन EI में, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to N EI, ठीक है। अब यूनियन बाहर आ जाएगा तो आई फ्रॉम 1 to N ए इंटरसेक्शन EI हो गया, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। फिर सिंस ए इंटरसेक्शन EI वो भी किस में कंटेंड है, EI में, वो म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है। देन वी हैव एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की लगा देंगे यहाँ पे और उसकी एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to N ए इंटरसेक्शन EI। अब ये यूनियन बाहर जाके अगर हम ये क्या हो जाएगा, समेशन में आ जाएगा आई फ्रॉम 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास हो हमें पता है कि अगर ए कंडीशन बी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पे ए कंडीशन बी, तो इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा, समेशन आई फ्रॉम 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए इंटरसेक्शन EI है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशन ए EI कंडीशन ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI, ठीक है, ये बन गई हमारी ए की। देन बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वी ऑल्सो हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन ए, ये इसके इक्वल भी होता है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, हमें यही निकालना है ना, EI कंडीशन ए, वो किसके इक्वल होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या आई, ये आई, और ए इंटरसेक्शन E की वैल्यू क्या है, ये या तो ये लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में, दोनों सेम होती है ना, यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी और ये क्या आ गई, हमारी बेस थ्योरम आ गई। तो ये हमारी बेस थ्योरम होती है, ठीक है। यहाँ से हमने जैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला था, तो ये भी किसके इक्वल हो जाता, आई फ्रॉम 1 to 3 तक था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन बी के, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते, ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ निकाला था, ये इसके इक्वल होता है, यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या फिर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बेस थ्योरम थी। अगर हम बेस थ्योरम के बेस पे कोई एग्जांपल करना चाहें, जैसे ये वाला एग्जांपल है, सपोज दैट ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन 3 फैक्ट्रीज X, Y एंड Z। हमने मान लिया कि कोई 3 फैक्ट्री हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट है, वो सेल किया, प्रोड्यूस किया है X, Y, Z में। फैक्ट्री X है वो प्रोड्यूस करती है 3 टाइम्स ऑफ Y एंड Z, ठीक है, और Y और Z हैं वो सेम नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस करते हैं।
Assume that it is known that 3% of the item produced by each of the factory X and Z are defective while 5% of the manufactured by factory Y are defective. जो X और Z प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 5% क्या है, डिफेक्टिव हैं. Y प्रोड्यूस करती है उसमें से कितने हैं, उसमें से Y में से 5% और X और Z में से 3% डिफेक्टिव हैं. ठीक है. अगर सारे तीनों फैक्ट्री में से हम कोई एक आइटम सिलेक्ट करते हैं रैंडमली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो आइटम डिफेक्टिव है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, X और Y, X Y Z ये हमारी फैक्ट्रीज़ हैं. मान लो लेट Y और Z है. अब इसने क्या कहा, Y और Z सेम प्रोड्यूस करते हैं. Y एंड Z प्रोड्यूस n आइटम्स, n आइटम्स मान लिया हमने. तो X कितना प्रोड्यूस करेगा, 3n. प्रोबेबिलिटी निकाले अगर हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसको ई इवेंट से डिनोट कर दें, ई इवेंट ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड. ठीक है, इस इवेंट से ई से हम इसे डिनोट करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो E1 किसके लिए हो जाएगी, X के लिए. तो वो क्या आएगी, 3n डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब 3n प्लस n. n किसकी है, Y और Z की. 3n किसकी है, X की. तो ये हो गया 3n बाई 5n. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि Y के लिए वो क्या आ जाएगी, n बाई 5n. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आ जाएगा, n बाई 5n. दोनों सेम आ गई. अब क्या है हमारे पास, डिफेक्टिव का. अब इसने डिफेक्टिव के लिए बोला तो हमने A जो इवेंट है वो मान लिया डिफेक्टिव के लिए है, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स. ठीक है. तो यहाँ पे इसने बोला कि अगर फैक्ट्री X और Z में से 3% आइटम क्या है, डिफेक्टिव है. तो कंडीशन बन जाएगी ना कि डिफेक्टिव आइटम किस में, कौन सी फैक्ट्री में से, फर्स्ट में से, E1 में से. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E2 मतलब X और Y में 3% डिफेक्टिव हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.03. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसने क्या बोला, थर्ड जो फैक्ट्री है, Z जो फैक्ट्री है उसमें कितने डिफेक्टिव हैं E3 में से, वो बोला 5%, तो 0.05 आ गया. ठीक है. अब इसने बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज़ डिफेक्टिव. अगर हमने कोई आइटम सेलेक्ट किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो डिफेक्टिव है. तो डिफेक्टिव का इवेंट क्या है, A है हमारा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है हमें. अब हमने देखा था बेस थ्योरम में, यहाँ से देखा था, अगर हम देखते हैं कि A1 A2 A3 हमारे प्रायर प्रोबेबिलिटी थे. तो यहाँ पे हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, ये देखो. यहाँ पे हमारी E1, मान लो ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है. ये हमारी क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी है. और A क्या है यहाँ पे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव इवेंट है. ठीक है. तो यहाँ से जैसे हमने यहाँ निकाला था B के लिए, तो B भी क्या आ जाए, A क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन A. ठीक है. और E1 इंटरसेक्शन A हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ठीक है. ये इसके इक्वल होता है हमारा. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास A कंडीशन E1 भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इन तीनों की. E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3n बाई 5n इंटू A कंडीशन E1 कितना है, 0.03 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, n बाई 5n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E2 भी कितना है, 0.03 प्लस E3 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, n बाई 5n इंटू 0.05. तो ये क्या आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A. इसको सोल्व कर लेंगे. ठीक है. ये n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे. सोल्व करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी आई हमारी 0.034. ठीक है. ये देखो यहाँ पे. फिर इसने सेकंड बोला कि इफ़ एन आइटम selected at random is found to be defective, what is the probability that it was produced by factory X and by Z.
इसने कहा कि अगर हमने जो आइटम सेलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव है तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि वो हमने एक्स फैक्ट्री से निकाला है, वाई फैक्ट्री से निकाला है या जेड से निकाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास गिवन क्या है कि प्रोडक्ट है वो जो आइटम है वो डिफेक्टिव है, मतलब कंडीशन क्या होगी कि आइटम हमारा डिफेक्टिव है। अगर हमने वो एक्स फैक्ट्री से निकाला है तो इवन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमारा बेस थ्योरम लगा देंगे हम। बेस थ्योरम क्या होती है, अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंडीशन ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन इवन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आता है, क्योंकि डिफेक्टिव का निकाल रहे हैं हम ये वाली। ठीक है, ये कैसे आई थी, ऐसे ही आती है ना। अगर हम कंडीशनल ओपन करते हैं तो E1 ए कंडीशन ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और एक इंटरसेक्शन E1 का फॉर्मूला ये होता है। अब हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। E1 हमें पता है वो क्या आता है 3/5, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी 0.03 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.034। तो ये फर्स्ट के लिए आ जाएगी, फर्स्ट फैक्ट्री के लिए, इसी तरीके से सेकंड फैक्ट्री के लिए, और इसी तरीके से थर्ड फैक्ट्री के लिए निकाल देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और थर्ड फैक्ट्री के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि थर्ड के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 होता है, तो 1 माइनस हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे थर्ड के लिए आ जाएगी हमारी ये। ठीक है, तो ये आपकी बेस थ्योरम थी।